नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी दूसरी बार वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान विधानसभा में कल बजट पेश करेगी। बजट से पहले की सारी तैयारियां वित्त विभाग के आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री कर चुकी हैं। आज बाकायदा उसकी तस्वीर भी साझा की गई। वित्त मंत्री के पिटारे से राजस्थान की जनता को क्या कुछ मिलने वाला है, पिछले एक साल के वित्त बजट में जितनी घोषणाएं हुई थी उनमें से क्या कुछ हुआ, नए बजट में क्या कुछ मिलेगा, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ हितेंद्र शर्मा है, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर अलका गौड़ राजस्थान व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, राघव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और साथ ही भीमराज जी हैं, भीमराज जी हमारे साथ, तो जाखड़ जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हितेंद्र शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही, क्या कुछ इस बजट में अपेक्षित है? कुछ स्पेसिफिक हो तो आप बताइएगा, नहीं तो जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी बजट होगा वो सब मत सुनिएगा। देखिए, बजट जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी होगा, उसी के तहत सभी चीजें आएंगी। मगर मुझे जहां तक लगता है ये बजट जवान और किसान, मूल रूप से प्रदेश के जवानों और किसानों के लिए समर्पित रहेगा। जवान और किसान इस बजट में किस तरह से मजबूत हो, रोजगार के कैसे साधन बढ़े, किसानों को कैसे उनकी आय को बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता है, कैसे जो सरकारी योजनाएं हैं, मानदेय हैं किसानों के लिए वो बढ़े, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, सिंचाई के लिए उनको पर्याप्त पानी मिल सके, रात की जगह उनको दिन में बिजली मिल सके, जिससे किसानों को बहुत असुविधा होती है। इस तरह की कई सारी चीजें, नौकरियों की जो 4 लाख नौकरियां 4 साल में देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उसमें 1 लाख नौकरियां जुलाई तक युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को दी जाए। इस सब चीजों को लेकर इस बजट में घोषणाएं रहेंगी। और मुझे लगता है अन्य अन्य विकास कार्य, जो डेवलपमेंट के कार्य, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से केंद्र से भी हमें पूर्ण आशा और सहयोग की अपेक्षा है कि केंद्र सरकार हमें भरपूर बजट देगी और राजस्थान में किसी भी काम के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। और घोषणाएं हमारी अंतिम समय पे नहीं होगी, हमारी सरकार के पहले साल से घोषणाएं चालू है और हम लगातार 4 साल तक करेंगे। जो 8 जिले नए बनाए गए हैं, उन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे 5 साल का डेवलप रिकॉर्ड किया नहीं जाए, टूटना है, 5 पहले साल का घोषणा कर रिकॉर्ड दी गई थी, जिले बनाए 5 जाएंगे। साल में क्या कुछ मिलेगा। हम बात कर रहे हैं कि कल के बजट में क्या कुछ आने वाला है, अपेक्षित है, जनता को कहाँ राहत मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, कल के बजट में युवाओं को भरपूर रोजगार के साधन मिलेंगे। युवाओं को और किसानों के तो मुख्यमंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं वो छुट्टी पर है, वो तो कुछ काम कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में किसानों के हिस्से की योजनाएं कौन बना रहा है, वित्त मंत्री जी को मदद कहाँ से मिल रही है, ये भी एक मुद्दा है। सरकार कलेक्टिवली चलती है, किसी एक व्यक्ति विशेष से सरकार नहीं रहती। सरकार कलेक्टिव जिम्मेदारी के साथ चलती है, पूरे मंत्रिमंडल की सबकी जिम्मेदारी रहती है और सब मिलके सब योजनाओं पे काम करते हैं। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होकर काम करते हैं, तब जाके सरकार एक अच्छी गाड़ी की तरह चल सकती है। और हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करते हुए किसानों के लिए की घोषणा होगी तो आप देखिएगा, बहुत बढ़िया घोषणा है किसानों के लिए और जवानों के लिए कल के बजट में रहेगी, ये तय मानिए। जी, भीमराज जाखड़ जी, युवा और किसान दो सेक्टर की बात तो हितेंद्र जी ने की है। क्या कुछ दिया कुमारी को इस बजट में करना चाहिए राजस्थान के लिए? कुछ तैयारी विपक्ष ने भी की है कि कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जहां सरकार को प्राथमिकता से ध्यान देने की जरूरत है। मीना जी, अभी भाजपा प्रवक्ता मेरे मित्र हितेंद्र जी कुछ बातें बोली थी। उन्होंने जवान किसान के लिए बोला था, आय का, योजना का, सिंचाई का, बिजली का और नौकरी का। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैडम, जिस प्रदेश की या देश की आबादी एग्रीकल्चर पे 80% के करीब निर्भर करती हो, तो उसका मुद्दा प्रायोरिटी पे होना चाहिए। पर मेरे भाजपा प्रवक्ता इस बात को भूल गए। इन्होंने सिंचाई पानी का जिक्र किया, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जालोर, भीलवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर किसान सड़कों पे श्रीमान जी, पहले उनको संभाल लीजिएगा। आप सिंचाई का पानी दे कहां से पाओगे? और आप क्या कर रहे हो, मैं अभी भी बता, पानी नहीं दोगे, आप गोलियों और लाठियों से बात करोगे और उनपे मुकदमे ठोक रहे हो।
आज के ताजा हालात की बयान कर रहा हूँ, मैं पुरानी बातें रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आज के वर्तमान के हालात है, और हो सकता है आप तैयारी करके नहीं है, वो पता नहीं होगा। दूसरी मैडम, हम ये कहना चाहते हैं, किसानों की प्रमुखता मांग सिंचाई के पानी की है, और एक जो नहरों में गंदा पानी पंजाब और हरियाणा से आता है, जिससे कैंसर फैलता जा रहा है दिन प्रतिदिन। बठिंडा से एक ट्रेन बीकानेर को आती है, जिसको कैंसर ट्रेन कहते हैं, और यहाँ हमारे सीनियर बैठे हैं, राकेश जी हैं, मुकेश जी हैं, ये इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ भी होंगे। तो उस पे बिल्कुल कड़ाई से रोक लगाएंगे, तब अपने शुद्ध जल पीने के लिए और भरपूर पानी फसल सिंचाई के लिए भी दिया जाएगा। तीसरी एक बड़ी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सिंचाई के लिए लाइट की प्रॉब्लम आ रही है। लाइट देते हैं, उसके अंदर बीच बीच में ड्रॉपिंग होती है, लाइट कट जाती है, तो उसको कंटिन्यू 6 घंटे और 8 घंटे दी जाए, और जो पेंडिंग कनेक्शन है किसानों के वो दिए जाए, और जो ट्रांसफार्मर पिछले 12 महीने से खराब पड़े उनको बदला नहीं जा रहा है, तो उनको ट्रांसफार्मरों को किसानों को दिया जाए, ताकि फसल खराब नहीं हो। और अभी वर्तमान की सिंचाई की मैं बात करें, उसमें एक लाइन ये जोड़ना चाहता हूँ कि गेहूं, जौ, चना और सरसों वो पकाई के ऊपर है, और सरकार पानी देने से मना करिए, तो उनको पानी तुरंत प्रभाव से दिया जाए। तो मैडम, किसान अनाज का भंडार भर देंगे, मंडियों में अनाज आएगा, मिलें चलेगी, सरकार को रेवेन्यू आएगा, और बेरोजगारी भी कम होगी उससे। साथ में पशुओं चार, एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो केंद्र की मोदी सरकार लेके आई थी, उसका 2021 और 22 का क्लेम बकाया किसान, उसको लेकर भी सड़कों पे है। तो आप उसकी चर्चा करोगे क्या इस बजट में? हम चाहते हैं उन किसानों को मुआवजा लगे, मुआवजा मिले। यदि मैडम मुआवजा मिलेगा, बैंक तो केंद्र की सूची के विषय है, वो तो उनपे ब्याज और पेनल्टी दोनों ठोक रहे हैं, और इधर ये कंपनियां हैं जिनको मोदी जी ने टेंडर दे रखा है, वो इनको किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है। किसान दोनों तरफ से पिट रहा है, इधर से सिंचाई से राम भी बैरी हो गया और उनका राज भी बैरी हो गया। तीसरी है गौण मंडियां, एक सेकंड और बता रहा हूं, गौण मंडियां जो बंद की गई थी, जिनसे किसान अपने खेत के नजदीक अपना सहकारी भाग को अनाज तुला देता था, वो चालू की जाए। एक सबसे बड़ा इश्यू है कि जो बांधों के अंदर 30% मिट्टी जमा है, और उसके कारण पानी का स्टोरेज कम हो जाता है, क्योंकि बाढ़ से जब पानी आता है तो उसके अंदर मिट्टी साथ आती है और स्टोरेज कम हो जाता है, दिन दिन कंजप्शन बढ़ जाता है। तीसरा हम कहना चाहते हैं कि जो जीएसटी लगती है किसानों पे, जो कृषि ट्रैक्टर पे लगे, संयंत्र पे लगे, और पेस्टिसाइड और बीज पे लगे, उसको जीएसटी से बाहर किया जाए। एफसीआई का आपने बजट रोक रहा है, जिससे कि एफसीआई का बजट रोकने के कारण क्या मैडम, जो गेहूं खरीदा जाता था वो गेहूं कम हो गया खरीदना, और केंद्र सरकार के विषय है, और उसको राज्य सरकार उसको आवेदन करें कि ये किया जाए। तीसरा हम कह रहे हैं, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सरकार ने बंद किया, उनको दोबारा खोले जाएं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्कूल गाँव के बंद किए गए हैं, तो क्योंकि किसान मजदूर का बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके। एक जो नरेगा के 10.88 करोड़, एक सेकंड पूरी कर दूं मैडम, मुझे पता है आप मेरी लाइन में ज्यादा बोल गया, 10.80 करोड़ नरेगा मजदूरों बाहर निकाले, उसमें राजस्थान के भी कुछ है, तो हम चाहते हैं वो नरेगा मजदूरों वापस लिया जाए। ज्यादा बोलने का समय हम हमेशा देते हैं, सत्ता पक्ष की तो हमसे शिकायत रहती है कि आप विपक्ष को ज्यादा समय देते हैं, लेकिन विपक्ष को ज्यादा सुनना चाहिए, सत्ता का काम है सुनना। इसलिए हितेंद्र शर्मा जी भी तैयारी से आते हैं ना, भीमराज जी की अच्छी बात यही है वो तैयारी से आते हैं, तो अच्छा लगता है। बहरहाल सवाल ये है, अलका गौड़ आपके पास आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, लेकिन क्योंकि आप इंडस्ट्री से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं, इसलिए सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पूरी इंडस्ट्रीज पे जो महिलाएं हैं और इंडस्ट्री सेक्टर को दिया कुमारी से क्या उम्मीदें हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कल क्या होना चाहिए, क्या मतलब एक्सपेक्टेड है कि कल ये तो आना ही चाहिए बजट में? एक तो जिस तरह से राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी बिजनेस कम्युनिटी के लिए फिट नहीं है। यदि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या हम वीकेआई की बात कर ले, ज्यादा दूर नहीं जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है, और किसी भी शहर के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे हो तो आप व्यापार की बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं तलाश सकते हो, या व्यापार को, या बाहर के व्यापारी जो है जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको भी आने से पहले सोचना पड़ेगा। जैसे अभी राइजिंग राजस्थान में भी बगरू का पॉइंट उठा था कि बगरू के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। एक तो यही उम्मीद है, दूसरा वेयर हाउसेस को इंडस्ट्री का दर्जा केंद्र की तरफ से तो मिल गया, राजस्थान में कब मिलेगा, लॉजिस्टिक को कब मिलेगा, इसकी उम्मीद है कि इस बार ये दर्जा दे दिया जाएगा। महिलाएं जो किसी सेक्टर विशेष में अगर ज्यादा उसमें तादाद में महिलाएं हैं तो उनको 50% टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एनकरेज हो उस इंडस्ट्रीज में जाने के लिए। पिछली बार भी जो सीएमओ में प्री बजट मीटिंग थी, और इस बार भी मैंने वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए एक प्रस्ताव रखा था कि वो होना ही चाहिए। उसका कारण ये है कि महिलाएं जो है, चाहे वो शहरी परिवेश की होती है या ग्रामीण परिवेश की, महिलाओं में एक वो हिचक होती है कि वो कैसे, अगर पुरुष ऑफिसर है तो उससे कैसे इंटरेक्ट करें, या एक दो बार कर लिया लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने थोड़ा सा लाउड उसमें बोल दिया तो वो कंफर्टेबल नहीं होती है। तो इसलिए वहां पे महिला नोडल अधिकारी नियुक्त की जाए जो उनको बिजनेस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दें,
चाहे वो एक्सपोर्ट की जानकारी हो, चाहे वो एक सिटी से दूसरे सिटी में, चाहे वो जेम मार्केट प्लेस के बारे में हो, किसी भी तरह की जो ई मार्केट प्लेस है, जेम पोर्टल है, इन सब के बारे में महिलाओं को जानकारी हो। और जी सबसे ज्यादा एक जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो है कि सर्वाइकल कैंसर के अगर हम आंकड़े देखें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। पिछली बार भी ये प्रस्ताव रखा गया था, इस बार मैं फिर ये कहती हूँ कि ये निशुल्क उपलब्ध कराया जाए, गाँव के अंदर भी और शहरों के अंदर भी, और इसके अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी सरकार जो है बजट के अंदर कुछ प्रावधान लेकर आए, क्योंकि गांव की महिलाओं को तो पता ही नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। तो इस बार के जी बजट में दिया कुमारी जी से हम लोगों को ये उम्मीद है। बहुत अच्छी आपने एक एक्सपेक्टेड लिस्ट बताई है जो दिया कुमारी को राजस्थान के संदर्भ में पूरी करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ये तो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए सरकार के पास कितना राजस्व है, सरकार की तैयारी कितनी है, सरकार ने अपने डिस्कशन में अपनी तैयारी में इन सब पॉइंटर्स को कितना शामिल किया होगा, सवाल ये है। तो कल पता चलेगा कि दिया कुमारी और राज्य के मुख्यमंत्री ने जितनी बैठकें की उन बैठकों से दरअसल कितना लिया और कितना देने की इस वक्त सरकार की क्षमता है। डॉक्टर मनीष अरोड़ा, क्योंकि संभागों की हम चर्चा करें और खास करके क्योंकि आप उदयपुर में बैठे हुए हैं और उदयपुर एक बहुत बड़ा टूरिज्म का सेंटर भी है, डेस्टिनेशन मैरिज यहाँ पर एक बहुत बड़ा चार्म है, तो क्या वित्त मंत्री को आपको लगता है कि डिवीजन वाइज भी अपने बजट में प्लानिंग करनी चाहिए? क्या कुछ अपेक्षा है वहां के लोगों की? आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है डॉक्टर मनीष अरोड़ा। अब आ जाएगी क्योंकि मैंने बंद कर रखा था, उसको म्यूट कर रखा था। तो मीना जी, जो सबसे बड़ा कारण है कि उदयपुर संभाग पर्यटन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और माइनिंग की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आदिवासी क्षेत्र की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो मीना जी, पर्यटन के विकास के लिए तो मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ज्यादा जरूरत है उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया जाए। यहाँ जो झीलें हैं उनको साफ करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसको डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पे जो जो पर्यटक आते हैं, जो डेस्टिनेशन वेडिंग के आते हैं, उनका मेन चार्म झीलों के आसपास की वेडिंग का ही ज्यादातर रहता है, या वो पैलेस के अंदर, ये लेक पैलेस के अंदर या जग मंदिर के अंदर, जो कि झील का एक पार्ट है, उसमें ज्यादातर वेडिंग करते हैं। मीना जी, दूसरी बात, जो सबसे बड़ी उदयपुर की जो माइनिंग इंडस्ट्री है, राजस्थान की माइनिंग इंडस्ट्री है, वो पिट रही है, क्योंकि यहाँ से पहले ये प्रोसीजर था कि रॉ मटेरियल यहाँ से नहीं जाता, मतलब जाने की छूट दे दी गई। तो रॉ मटेरियल यहाँ से जाने से मोरबी के अंदर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, वहां से टाइल्स बनने लग गई और उसका विकास हो गया गुजरात का, मगर राजस्थान की इंडस्ट्री पिट गई। अब रॉ मटेरियल पे रोक लगाकर इस तरह के विकास को जो रोका गया है, उसके अंदर जरूरत है कि इंडस्ट्री के विकास के लिए यहाँ पर भी इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, ताकि यहाँ पर की इंडस्ट्री ज्यादा आगे से बढ़ सके, टाइल्सों के उद्योगों को यहाँ बढ़ावा दिया जाए। मीना जी, सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट है, संभाग से भी ज्यादा ऊपर उठकर, वो है पेट्रोल डीजल प्राइसेस। राजस्थान सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल है, उस पर कंट्रोल कैसे होगा, उसको कैसे कम किया जाए? हम अपने आसपास के इलाकों से, हरियाणा हुआ, गुजरात हुआ, एमपी हुआ, उससे कैसे हम कम्पीट करें? क्योंकि जो कॉर्नर, हमारे जितने कॉर्नर सीमावर्ती पेट्रोल पंप है, वह ड्राई होने की पोजीशन का है। मीना जी, दूसरी बात, युवा जो ठेके प्रथा पे लगे हुए, उनको कंफर्म करने के लिए RSLDC बनाई गई। पिछले 1 साल से एक आदमी की नियुक्ति होने से RSLDC के अंदर जो प्रक्रिया वो रुकी हुई है। ठेका कर्मियों का शोषण किस तरह से कम हो, वो किस तरह से नियमित होकर काम कर सके, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कल के बजट में यह आएगा कि जो ठेका कर्मी है उनको RSLDC के थ्रू जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो दी जाए, और उससे पूरे राज्य में जो एक सिचुएशन पैदा हो गई है राज्य कर्मचारियों के बीच में, वो हो सके। इसके अलावा जी मीना जी, जो बसें हैं RSRTC, ये एक इतना बड़ा फैक्टर है, उसकी हालत खराब है, उसके सुधार के लिए बार बार घोषणाएं हो रही हैं। 800 बसें आ रही हैं, कभी 1300 बसें आ पिछले रही हैं, बजट में कभी बहुत इलेक्ट्रिकल। सारी घोषणाएं हुई थी बसेस को लेकर, खास करके उनकी संख्या को लेकर, उनमें से कितनी पहुंची, कहां कहां पहुंची? विपक्ष को पूछना चाहिए और सरकार को दिखाना भी चाहिए कि देखिए इतनी बसें यहाँ तक हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ बात बस की नहीं है। डॉक्टर मुनीष अरोड़ा,
एक बहुत अच्छा व्यू आपने रखा कि दरअसल मेवाड़ और स्टेट की ज़रूरतें क्या-क्या हैं। अब सवाल ये है जगदीश शर्मा जी कि एक तरफ ज़रूरतें हैं और एक तरफ क्षमता है कि है कितना पिटारे में और उसमें कहाँ-कहाँ कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। आपने अलग-अलग सेक्टर के लोगों को सुना है जगदीश जी। सरकार की सीमाएँ हाथ भी बंधे हुए हैं। ऐसे में सरकार से कितनी उम्मीदें जनता को करनी चाहिए? मीना जी, उम्मीदें तो सरकार से सभी वर्गों की, सभी तरफ से बिल्कुल बहुत जोरदार है। मतलब आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, वो कहेंगे हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन सरकार दे क्या सकती है? सरकार के पास ऐसा क्या खजाना खुला हुआ है जिसमें कि वो दे देगी? आप देखिए हमारे यहाँ पर जो है, जो घाटा है हमारे बजट से रिलेटेड, वो भी बहुत पहुंच गया है, करीब 13%। जबकि ये माना जाता है कि 4% से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे रिसोर्स नहीं बढ़ रहा है। आपने पिछले दिनों भी बात की थी इस बारे में, जब आप बजट की प्रिपेयर करने के बारे में बातचीत हो रही थी। और अब तो कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि वो तो लिखा जा चुका है, रखा जा चुका है। कोई मोटी घोषणा ही कोई एक छोटी मोटी चीज हो तो चेंज किया जाएगा, वरना बजट तो बन गया है। तो बजट की जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि हमारे यहाँ अर्निंग्स जो है स्टेट, वो बहुत नहीं बढ़ पा रही। एक दफे बढ़ी थी बस, केवल वो ऑयल जो निकला था उसकी वजह से रेवेन्यू आने लगा 3,000 करोड़ के करीब, तो वो हमारी स्ट्रेंथ जरूर बन गई थी। बाकी राजस्थान में जो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कि आप टैक्स लगाकर या कोई और चीज लगाकर स्टेट की अर्निंग को बढ़ा सके। जब तक अर्निंग नहीं बढ़ेगी तब तक आप एक्सपेंडिचर कहाँ से लाएंगे? आपके पास राजस्थान में जो है केवल सेंटर से मिलने वाली असिस्टेंस है, टैक्सों में जो हिस्सा है वो मिलेगी। जीएसटी वगैरह और ये जितने भी बने हुए हैं, इनमें आपका शेयर राजस्थान का कितना है बस वो मिलेगा। और क्या है हमारे यहाँ पे इनकम का सोर्स, एक तो आपके उदयपुर का ही है मुनीष जी, एक्साइज हेडक्वार्टर वही है। तो शराब के ठेके देने में पैसे कमा लेते हैं, वो आ जाता है, वो ठीक ठाक रेवेन्यू बनाता है। बाकी कुछ रेवेन्यू जो है एक्साइज जो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के ऊपर लगाते हैं, जैसे कि माइनिंग के ऊपर ही है, तो उससे कुछ पैसा आता है। बाकी इनकम नहीं है। आप डिमांड तो बहुत सारी है, इंफ्रा भी डेवलप करना चाहिए, यूथ को भी अकोमोडेट करना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मान लो थोड़ा बहुत टैक्स कहीं लगता है या कोई लेवी लगती है तो राजस्थान में लोग चिल्लाने लगते हैं, और ये क्या हो गया? वो सब जगह की प्रवृत्ति है, राजस्थान कोई दोष नहीं देता, वो सब जगह की प्रवृत्ति है। तो राजस्थान गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट चुनने पड़ेंगे जिनकी वजह से कि उसकी इनकम कुछ रेज हो, कुछ बढ़े इनकम। वो इनकम बढ़ेगी तो पब्लिक को अपना आप ही जाएगा पैसा, तब आपके लिए इंफ्रा भी डेवलप होगा। अभी तो हो क्या रहा है, बिल्कुल, इंफ्रा बिल्कुल। ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गया है, वही बड़े बड़े बना रही है, वो ये। अब कनेक्टिंग रोड छोटे मोटे गांव तहसीलों के बीच में राजस्थान गवर्नमेंट अपने खर्चे से बनवा देती है, स्टेट हाईवे कनेक्ट कर देती है, बस वो उतना सा काम है, वो भी ज्यादातर हो गया है। अब तो गांव से गांव जो है वो कनेक्टिंग होना बाकी है। तो ये इतनी बड़ी जरूरत है हमारी। दूसरा कि राजस्थान की पोजीशन एक ऐसी जगह पर है जो बॉम्बे से दिल्ली या साउथ और नॉर्थ इंडिया में जाना होगा तो राजस्थान क्रॉस करके निकलता है ज्यादातर एरिया। मध्य प्रदेश राजस्थान को क्रॉस करके हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली हमारा बिजनेस का हेडक्वार्टर है, बॉम्बे जो है वो फाइनेंशियल हेडक्वार्टर कहलाता है। वो तो उसकी जरूरत ये है कि वहाँ शेयर मार्केट से लेकर हर तरीके की फाइनेंशियल एक्टिविटीज का हेडक्वार्टर ही वही है। लेकिन दिल्ली में जो है वो बिजनेस का हेडक्वार्टर है, जिसको कहना चाहिए। बड़ी कंपनियों के दफ्तर वहां पर है, जिनको बल्क में परचेजिंग करनी पड़ती है, जिनको बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ऑफिसेज हैं जो कि ट्रांजिट लेवल पर दूसरी जगह पर गोडाउन वगैरह बनाते हैं। जैसे अमेजोन का जो ऑफिस है वो कई जगह पर गोडाउन बना के रखते हैं,
तो राजस्थान में भी इसलिए उनका है कि यहाँ से नजदीक जल्दी जाया जाए और फ्रेट चार्जेस कम हो। तो ये पॉलिसी बनाते वक्त हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कितना बिजनेस इधर से उधर हो रहा है, जिसमें कि बीच का रास्ता या बीच का कोई पॉइंट हम बनाकर उसमें से कुछ पैसा कमा सकते हैं। जी पॉलिसी जी होनी चाहिए। तो ये लंबी हो जाएगी बातचीत मेरी, लेकिन राजस्थान को जो है ये जरूरत है। राजस्थान को जो अभी सबने बोला है कि नौजवानों को, तो नौजवानों के लिए तो सारी जगह पर हिंदुस्तान में जरूरत है। बिल्कुल, उसमें किसानों की है। भी वही स्थिति है, नौजवानों की भी वही स्थिति है। किसानों तो के लिए जितेंद्र बहुत जी से जगह जब स्पेसिफिक अभी पूछा गया तो जितेंद्र जी को समझ में नहीं आया। तो और हो सकता है उनकी सरकार में जिन्होंने बजट बनाया उनसे बात हुई और उनका फोकस ये हो कि इस बार किसान और जो यूथ है उनको वो सर्व करना है एक तरह से इस बार राजस्थान कांग्रेस में फोकस रखना है। ये हमें मीना जी मानना चाहिए। जितेंद्र जी बोल रहे हैं तो कल के बजट में ये अपेक्षा करनी चाहिए। मीना जी एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता ने पानी का मुद्दा उठाया। सही है कि राजस्थान में पानी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा पानी राजस्थान के पास है नहीं। 1% सरफेस वाटर है राजस्थान के पास, केवल 100 लोग हैं, उनमें एक आदमी को सरफेस वाटर से संतुष्ट किया जा सकता है, बस इतना जी सा पानी है। लेकिन पानी खूब आ रहा है हमारे यहाँ बाहर से, हम्म पानी की वैसे कमी नहीं है अभी इस समय। और नए ERC वगैरह ये आ जाएंगे, दोनों जो नए एग्रीमेंट हैं ये आ जाएंगे तो पानी खूब एम्पल मात्रा में अवेलेबल होगा। तो देश लेकिन भर के सवाल मंत्री बैठे हुए राजस्थान में नहीं पानी जगदीश जी, को मैंने लेकर उदयपुर में चर्चा बैठे हैं, की। उदयपुर में। जी मीना जी उदयपुर में बैठे हैं बिल्कुल डॉक्टर मीना जी एक सेकंड। जगदीश मैं जी धीरज जी या आपके पास एक आऊंगी। सेकंड, मैंने राकेश जी और राघव जी को 10 प्लीज पहले सुनते हैं। नहीं नहीं प्लीज प्लीज 21 मिनट हो गए प्रोग्राम को, राकेश जी और राघव जी वेट कर रहे हैं। राकेश वशिष्ठ जी, सवाल ये है कि जो जो बात जगदीश शर्मा जी ने कही है वही बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि उम्मीदों का बोझ तो बहुत होता है लेकिन सरकार के हाथ जिस तरह से टाइट हैं तो सरकार का फोकस इस बजट में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने में भी उतना ही होना चाहिए। जितनी भी घोषणाएं करती है सरकार उसमें साथ साथ ये देखिए कि कैसे माइनिंग, टूरिज्म, कितने बड़े बड़े सेक्टर हैं यहाँ पर, रिफाइनरी भी अब है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक जो जियोग्राफी है वो अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं है, वो अर्थव्यवस्था के अनुकूल है बशर्ते कि मार्बल का इतना बड़ा मतलब एक्सपोर्ट का दुनिया है, गारमेंट मतलब सांगानेर और तमाम बहुत बड़े अलग अलग सेक्टर हैं जहां से सरकार रेवेन्यू बढ़ा सकती है। बस जरूरत फोकस करने की है। तो इस बजट में सरकार क्या करे राकेश जी? देखिए मीरा जी, मैं जगदीश जी की बात से 100% सहमत हूँ। उन्होंने प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति का वर्णन किया और किस तरीके से किया जा सकता है संसाधनों का उपयोग, उसको लेकर मैं बात अपनी आगे बढ़ाता हूँ। अब स्थिति राजस्थान की यह है कि राजस्थान के ऊपर जो कर्जा है 6,88,000 करोड़ का है इस साल। तो आप ज्यादा कर्जा लेने की स्थिति में है नहीं, और एक साल के दौरान 1,00,000 करोड़ का कर्जा बढ़ा है। पिछली बार लगभग शायद 5,77,000 5,78,000 करोड़ के करीब कर्जा था। लेकिन अब क्योंकि कर्जा जितना बढ़ेगा उतनी हमारे लिए समस्या ज्यादा होगी, हम डेवलपमेंट के काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये उम्मीद तो हमको ज्यादा नहीं करनी चाहिए कि सरकार कर्जा लेकर के कोई ज्यादा बड़े काम कर पाएगी। हमको अपने राज्य में स्थित संसाधनों के आधार पर ही इस तरह की व्यवस्थाएं करनी होगी, क्योंकि अब राजस्व एकत्र करने के लिए हमारे पास संसाधन भी बहुत कम है, लिमिटेड है। तो GST लगने के बाद सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। अपने पास जैसे बताया राजस्व के लिए आबकारी विभाग है, आपका माइंस है, आपका परिवहन विभाग है। इस तरह के कार्यक्रम है जो राजस्व का इकट्ठा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब के बाद 85,000 करोड़ से ज्यादा 86,000 करोड़ रुपया आपको हमको मिलना है जो हमारे हिस्सा है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और राजस्थान गवर्नमेंट की जो प्रोग्रेस है, और मैं जो लग रहा हूँ एक साल के अंदर जिस पर काम हुआ है वो है पर्यटन क्षेत्र का। पर्यटन क्षेत्र का विकसित होने से जहाँ राज्य की GDP में बढ़ोतरी आएगी, वही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसके अलावा राज्य के जो लोगों के बारे में
बहुत जानकारी होगी उसको डेवलप करने का काम है। आपने भी देखा होगा कि पिछली सरकारों के दौरान, चाहे वो बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, पर्यटन क्षेत्र हमेशा अछूता रहा है। इसको एक ऐसा स्टेट डिपार्टमेंट के रूप में माना गया कि जिससे कोई है नहीं, और केवल जो मंत्री भी बनाए थे, ज्यादातर स्टेट मिनिस्टर बनाए थे, पिछली बार मंत्री बनाए थे, कैबिनेट में बनाए थे, लेकिन वो थे कि आरामदायक स्थिति वाले थे, ना उनके पास फंड था ना कुछ करने का। लेकिन इस सरकार से ये उम्मीद की जा सकती है, और जो इनके हिसाब से जो काम कर रहा है, कि पर्यटन क्षेत्र में, क्योंकि दिया कुमारी जी खुद पर्यटन मंत्री हैं और वो उनका खुद का इंटरेस्ट है इसमें पर्यटन क्षेत्र के अंदर, तो इस बार पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए और उसको हाईलाइट करने के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं और वो कारगर साबित हो सकते हैं। एक हमको राजस्थान सरकार को जो पेट्रोलियम के लिए जो मामला अटका पड़ा है, जो बाड़मेर में, तो उसको तेज गति से काम करने, तो उससे हमारी रेवेन्यू में निश्चित रूप से बढ़ावा हो सकता है। रेवेन्यू में एक जो सबसे बड़ा काम है, इसकी लीकेज को रोकने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं, जितने आप प्रयास करेंगे उतना ही राजस्थान के लिए फायदेमंद होगा और ये राजस्थान की प्रगति के लिए बाधक हुआ। अब समस्या तो बहुत सारा है, इनको कहाँ तक पूरा किया जा सकता है वो संभव लगता नहीं कि सीमित बजट में सीमित संसाधनों के चलते हुए इन सारी समस्याओं को निराकरण एक साथ किया जा सके, क्योंकि समस्याएं तो सालों साल पिछले साल चली आ रही हैं। आगे के भविष्य के लिए ये हर आवश्यक बार है। सरकार को अपने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने रेवेन्यू मॉडल को ठीक करना है और फिर प्लानिंग करनी है। 2 दिन पहले वित्त मंत्री दिया कुमारी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा था पिछला बजट हमने सिर्फ साल 2 साल 5 साल के लिए नहीं बल्कि 25 साल की प्लानिंग के साथ पेश किया था। तो इस बार के बजट से उम्मीदें तब ज्यादा बढ़ जाती हैं। राघव चतुर्वेदी जी, क्या लग रहा है आपको इस बजट में सरकार से कुछ मिलने का जो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो क्या है आम आदमी के लिहाज से? मैम सिर्फ 2 पॉइंट रखूंगा। एक चीज जो बजट में 100% होनी चाहिए, नहीं हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और दूसरी चीज जिसे अगर करती है तो फायदा होगा गवर्नमेंट को ही। समय भी कम है, बाद में हूं, अनुभव भी कम है, लेकिन सिर्फ 2 चीजें जिनसे प्रैक्टिकली मैं डील कर रहा हूं। एक स्कीम चलती थी MLUPY, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, बहुत हेल्पफुल स्कीम थी। ऑन ग्राउंड स्कीम का लाभ छोटे व्यापारियों को होता था। सबसे बड़ा कारण था कि ट्रेडिंग बिजनेस उसमें इंक्लूड होता था। हर जिले की 32 जो पुराने जिले थे और अब जो नए जिले हैं, हर जिले की सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां पर इंडस्ट्रीज लग सके, मैन्युफैक्चरिंग हो सके। रिटेल ट्रेडिंग एक ऐसा व्यवसाय होता है जहां आदमी 2 पैसे खुद कमाता है, 2 पैसे सरकार को देता है और अपना काम करता है। लेकिन उस गवर्नमेंट स्कीम को पिछले 31 मार्च 2023 को वो जब एक्सपायर हुई, उसके बाद उसका कोई एक्सपांशन नहीं हुआ। तो बहुत जरूरी है प्रदेश के छोटे शहरों के युवाओं के लिए कि वो स्कीम या उस जैसी कोई और बेहतर स्कीम, भाई उसकी जो कमियां हैं उसे सरकार दूर कर ले और उसको दोबारा रीलॉन्च करे, ताकि छोटे व्यवसायियों को, मध्यम व्यवसायियों को लोन मिल सके, पहली चीज। और दूसरी चीज, रियल एस्टेट किसी भी देश की किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। हमारे यहाँ रियल एस्टेट में डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन आजकल लैंड डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जमीन मेरी है, मेरे पास नहीं है संसाधन के मैं उसे डेवलप कर सकूं, मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को देता हूं, हम दोनों मिलकर उस पर डेवलपमेंट करते हैं और बाद में प्लॉट्स होते हैं। ये बेसिकली तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। ये 500 रुपए के स्टैंप पर भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू के लिए इस पर 3%, ऑलमोस्ट 3% की जो होती है वो स्टैंप ड्यूटी और सेस हो जाता है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। सपोज 100 करोड़ रुपए का कोई लैंड की वैल्यू, आजकल लैंड की वैल्यू भी अपने आप में कम नहीं बची है, तो 100 करोड़ रुपए की अगर लैंड की वैल्यू है तो 3% के हिसाब से 3 करोड़ रुपए तो प्रारंभ में ही टैक्स लग जाएगा। उसके बाद जब फ्लैट्स बनेंगे तो उनकी स्टैंप ड्यूटी वगैरह से भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता ही है। तो सिर्फ 2 चीजें, पहली चीज तो एक ऐसी स्कीम जो छोटे और मध्यम व्यवसायियों को सहयोग कर सके, MLUPY जैसी, वो रीलॉन्च होनी चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का सेक्टर है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भीमराज जी कुछ बोल रहे थे। भीमराज जी ऑडियो ऑन करिए। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा आपके पास भी आ रही हूँ, जितेंद्र जी आपके पास भी आती हूँ। हाँ जी। तो ये कहा था कि दिया कुमारी जी ने कहा कि भाई ये जो प्रोग्राम मैंने बजट पेश किया 25 साल के लिए का। मेरा सवाल ये है बीजेपी प्रवक्ता से, आपके माध्यम से, कि जो इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम बाजरा MSP पे खरीदे, वो इन्होंने डॉक्यूमेंटली मना किया। इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2800 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, घोषणा पत्र में कहा हुआ है, वो 2400 रुपए से ऊपर नहीं बिका। इंडस्ट्रीज की जहां बात आती थी तो केंद्र सरकार में जब डबल इंजन सरकार है, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल पे जो एक्साइज 35% थी उसको घटा के 5% कर दिया, तो भरपूर डिवीजन
जो सरसों सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है, वहां 125 इंडस्ट्री थी सरसों ऑयल की, उसमें 100 बंद हो गई। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ 35% ग्रामीण बैंक बंद करने पे सरकार बात कर रही है, तो हम चाहते हैं ग्रामीण बैंक बंद हो जाए तो कहाँ जाएंगे। दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जो फाइनेंस कंपनियां और बैंकिंग किसानों की कुर्की आज भी कर रहे हैं, आपने चुनाव में कहा था हम कुर्की नहीं, वो कुर्की अभी भी चालू है, तो उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। और एक आज सरकार ने कल फैसला किया है कि पीएचडी के ठेकेदार थे मैडम, जो 3-4 हजार रुपए लेके घरों में कनेक्शन करते, छोटे छोटे थे, उनके पास 1-2 लेबर होती थी, वो कौन सरकार से इनका पीएचडी उनको सरकार ने आज ही कैंसिल किया है। तो जिनके पेट पे रोटी मारी है तो उनका जरूर ध्यान रखिएगा। एक सबसे बड़ा इश्यू है जो देश के लिए भी है और प्रदेश के लिए भी है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है कि जो प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इनको राजनीति से ऊपर उठ के यदि अपने खत्म करेंगे, अभी मेरे मित्र कह रहे थे टूरिज्म वो भी बढ़ेगा उससे, और प्रदूषण से बीमारियां भी बढ़ी, क्योंकि विश्व के 100 शहरों में से 95 शहर इंडिया में है और 95 में से 5 तो अपने राजस्थान के भी हैं। और तीसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सहकारी बिल केंद्र सरकार लेके आई है, जिससे सहकारी सोसाइटियां जो बनी हुई है उनको प्राइवेट कंपनियों हाथों में देना जा रही है, तो उसका एक बार उसको लागू नहीं किया जाए, वरना तो आपको पता है वो कृषि विपणन नीति और 3 काले कानून की तरह वो लागू हो जाएंगे। और जो शहीद किसानों को मुआवजे का मोदी जी ने वादा किया था, जो 750 किसान शहीद हुए थे, तो उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, तो उनको मुआवजा भी दिया जाए। और जो अग्निवीर राजस्थान के शहीद हुए हैं उनको पैकेज दिया जाए। जी मैडम। जी जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। मीना जी, बजट के अंदर सबसे बड़ी बात है कि रियलिस्टिक बजट है। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपका ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है सर, आपका ऑडियो डिस्टर्बेंस दे रहा है। डॉक्टर अलका गौड़, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, ठीक नहीं है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, बहुत नहीं, कुछ इनको कर रहा है साथ में। डॉक्टर अलका गौड़, आप कुछ बोल रहे थे? आपका ऑडियो ऑफ है। आपने हैंड रेज किया था? नो, आपने कोई क्वेश्चन पूछा? हितेंद्र शर्मा जी, बहुत संक्षेप में। ऑडियो बंद, आवाज आ रही है? मुनेश जी के माइक की वजह से नहीं आ रही है। जी जी जी, भीमराज जी बोले प्लीज। हितेंद्र जी बोलिए, आखिरी टिप्पणी आपकी सब लोगों को सुनने के बाद। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज पूरी डिबेट में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के आया वो राजस्व और किसान। मैं इन दोनों मुद्दों पे बताना चाहूंगा कि राजस्व पिछले 5 साल में 2020 में जो राजस्व आया करता था वो राजस्व लगभग रहता था 55,096 करोड़ रुपए का। इस बार अनुमानित राजस्व अपने देने वाला है 98,787 करोड़ रुपए का। लगभग डबल राजस्व हम लोगों ने वित्तीय प्रबंधन कर इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों के लिए जो फसली ऋण था उसको ब्याज मुक्त करने के लिए सरकार काम कर रही है और इस बजट में ये सारी चीज आपको दिखने को मिलेगी। बिजली की समस्या, ये जो बता रहे थे, बिजली की समस्या पहले से बहुत बड़े स्तर पे खड़ी की गई थी राजस्थान में, जिसको अब हमने सुधार किया है और किसानों को दिन में बिजली देने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। युवाओं को 60,000 के ऊपर नौकरियां अभी तक ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। जुलाई तक हम 80,000 से 1 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे और 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दे देंगे। बहुत विनम्रता से निवेदन है, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों अपनी अपनी लिस्ट लेकर आए कि कितने रोजगार दिए, और आप क्रॉस चेक करें बीजेपी कांग्रेस वाले कि कितने सही हैं, ताकि ये जंग बंद हो कि हमने इतने दिए। और ये शहीद किसानों की फोटो हितेंद्र जी अपने नेताओं को दिखाना कि आपकी नीतियों के कारण ये लोग शहीद हो गए थे और आज भी है। और ये तुगलकी फरमान है जो आपकी सरकार ने 3 दिन पहले निकाला, उसको भी जरा देख के आना और पता करना। यहाँ एसी के कमरों में बैठ के घोषणा करना और फील्ड में जाके तैयारी करके आते हैं, अधूरा ज्ञान मुक्त देता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ तैयारी चाहिए। आप नहीं बोल, हाँ तो मैं बोलूंगा, मैं तैयारी से आया हूँ और मुझे ग्राउंड का पता है। आप ऐसी कमरों में बैठ के बोल रहे हैं, मैं फील्ड से आया हूँ और मुझे पता है धरातल पे क्या है। आप किसानों पे मुग्ध में ठोक रहे हो और गोलियों से बूंद रहे हो, और हम उनको नहीं जाने। याद कर लेना गढ़साना रावड़ा आंदोलन, याद कर लेना कोयला गोलीकांड, याद कर लेना 3 काले कानून। आज उसी के लिए तैयार है, हमेशा भी तैयार रहेंगे। हमें गुलामी स्वीकार नहीं है। भीमराज जी वर्तमान में रहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब बोलने का हितेंद्र शर्मा जी को निवेदन था तो आप क्यों बोले बीच में? आपको मालूम है हमारे कार्यक्रम में बीच में नहीं बोलते हैं। तीसरी बात, अब मेरे पास समय नहीं है और हितेंद्र जी के पास कुछ नया बताने को नहीं है, इसलिए कल देखते हैं पिटारे में दिया कुमारी के क्या कुछ खुलता है।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर राजस्थान में बहुत कुछ संभावनाएं हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं और अपेक्षाओं के साथ बहुत सारी सीमाएं हैं। उन सीमाओं से कैसे पार पाती है राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी, और उसके बाद कैसे अपेक्षाओं को पूरा करती हैं, ये देखना काफी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन कल बजट पर सबकी नजर रहेगी। न्यूज़ 24 पर आप जरूर देखिएगा, बजट का लाइव भी होगा और साथ ही दिया कुमारी के बजट में राजस्थान को क्या मिल रहा है उस पर हम विश्लेषण भी करेंगे हमारे इन सभी पैनलिस्ट के साथ। आज मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।